केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और आज प्रहार में सबसे पहले बात ईरान की सड़कों पर इस वक्त सत्ता के खिलाफ खुली बगावत चल रही है और सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई ने विरोध कुचलने के लिए अब सबसे खौफनाक रास्ता चुना है, सजाए मौत का रास्ता। 26 साल के इरफान सुल्तानी को मौत की सजा सुनाई गई। आरोप था कि खामनेई के खिलाफ आवाज उठाई है उन्होंने। ईरान की जेलों में इस वक्त 10,000 से ज्यादा लोग बंद हैं, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। इंटरनेट बंद है जिससे सच्चाई बाहर ना आए। यानी ईरान में अब कानून नहीं, खौफ का राज है। ईरान दो तरफा घिरा हुआ है। समझिए, अमेरिका में एक बड़ी बैठक आज होने वाली है जिसमें तय होगा कि वॉशिंगटन का अगला कदम क्या होगा। इधर दबाव बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने खुला ऐलान कर दिया है कि जो देश ईरान से कारोबार करेगा उस पर अमेरिका 25% टैरिफ ठोकेगा। मतलब ट्रंप सिर्फ खामनेई को नहीं, ईरान के साथ खड़े हर देश को चेतावनी दे रहे हैं। एक तरफ ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था, आम जनता का प्रदर्शन, दूसरी तरफ ट्रंप का आर्थिक हथौड़ा और बीच में खामनेई जो रैलियों के जरिए ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फांसी के जरिए डर भी फैलाना चाहते हैं। क्या होगा ईरान का, पूरी डिटेल आपको देंगे। दूसरी खबर भारत की, उस भारत की जिस पर दबाव था झुकने का, लेकिन धमकी दी गई, लेकिन नुकसान कुछ नहीं हुआ और डर टैरिफ का भी दिखाया गया, टैरिफ का चाबुक दिखाया गया, लेकिन भारत न झुका न डरा बल्कि अपनी शर्तों पर चलता रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक के बाद एक दबाव की रणनीति चला रहे थे, लेकिन नई दिल्ली ने साफ संदेश दे दिया, भारत सौदे करेगा लेकिन झुकेगा नहीं। और आज तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। जिसे कमजोर करने की कोशिश हुई वही मजबूत होकर उभरा है। व्यापार के मोर्चे पर भारत ने वो आंकड़े पेश कर दिए हैं जो वॉशिंगटन को चुभ रहे हैं। और भारत सिर्फ बचाव नहीं कर रहा बल्कि नई रणनीतिक चालें भी चल रहा है। फोकस है एशिया की बड़ी बिसात पर, जहां चीन के साथ बातचीत के नए रास्ते खोले जा रहे हैं। और इसी कूटनीतिक शतरंज में एक अहम किरदार है एनएसए अजीत डोभाल, जिनकी संभावित मुलाकातें आने वाले समीकरण बदल सकती हैं। कैसे भारत एशिया की नई ताकत बनकर ग्लोबल पावर बैलेंस बदलने की तैयारी में, और कैसे ट्रंप के सारे तिकड़म का तोड़ मोदी के पास है, आपको बताएंगे। तीसरी खबर पाकिस्तान की है, उस पाकिस्तान की जो कर्ज में डूबा है, साख खो चुका है और अब एक नाकाम हथियार को बेचकर अपनी डूबती नैया पार लगाने का सपना देख रहा है। चीनी फाइटर जेट बेच-बेचकर खजाना भरने के सपने सजाए बैठे हैं पाकिस्तानी हुक्मरान। नाम है उस फाइटर जेट का JF-17 और दावा ये कि यही फाइटर जेट पाकिस्तान को IMF की बेड़ियों से आजाद करा देगा। लेकिन जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग है। यही JF-17 वो विमान है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नाकाम रहा, जहां इसकी क्षमताएं कागजों में ताकतवर दिखी लेकिन आसमान में आते ही इसकी धज्जियां उड़ गईं। इसके बावजूद इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान इसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे कोई गेम चेंजर, जैसे यही विमान पाकिस्तान की इज्जत, इकोनॉमी और रणनीति तीनों बचा लेगा। बात इसकी भी करेंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले बात ईरान की करने जा रहे हैं। क्या होगा ईरान का, डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करेंगे और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे कि कैसे ईरान के अंदर आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात होने वाली है, क्योंकि जिस वक्त भारतवासी चैन की नींद सो रहे होंगे, ठीक उसी वक्त ट्रंप के सैनिक ईरान की जमीन पर कदम रख सकते हैं। और इसको लेकर अब ईरान में किस तरह का खौफ है, तस्वीरें आपके सामने सबसे पहले रखने जा रहे हैं। देखिए, ईरान के अंदर आज आसमान में खौफ की हवा बहे। लोग डर में बैठे हैं कि आधी रात ट्रंप के B-2 बॉम्बर्स ईरान में मेहमान बनकर आ सकते हैं। और यही वजह है कि अब ईरान के अंदर B-2 बॉम्बर के सायरन बजने का इंतजार चल रहा है। लोग दहशत में हैं।
बॉम्बर आने वाला, ये सवाल तो चल ही रहा है, लेकिन ईरानी सेना भी यहाँ तैयार है। कुछ महीने पहले ईरान की सेना ने कैसे शक्ति प्रदर्शन किया था, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप इस तस्वीर में देखिए, मतलब ट्रंप आसमान से हमला करने की योजना बना रहे हैं, तो वहीं जमीन पर खामनेई की सेना भी उनका इंतजार कर रही है, ऐसा लग रहा है। खामनेई ऐसा लग रहा है कि जवाब देने की तैयारी पहले से कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या खामनेई की सेना ट्रंप की सेना का मुकाबला कर पाएगी, या फिर ईरान भी वेनेजुएला वाला ही हाल हो जाएगा, उसका उसी स्थिति में आ जाएगा। मतलब सैनिक बेहोश होकर गिरेंगे और अमेरिका के जो सैनिक हैं वो चुपचाप खामनेई को अपने साथ ले जाएंगे। सवाल ये इसलिए क्योंकि खबर है कि ट्रंप के हाथ ऐसा हथियार लग चुका है जहां न जंग करनी है न गोली चलानी है। इस हथियार की आवाज से ही दुश्मन देश के सैनिक ढेर हो जाते हैं। कैसा हथियार ट्रंप के हाथ है, तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सा ऐसा हथियार है जो ट्रंप के हाथ लग चुका है, जो इतना खतरनाक है कि वेनेजुएला जैसा हाल हो सकता है। जैसे मदुरो को आसानी से ले गए थे वैसे ही ले जा सकते हैं। ये तस्वीर डराने वाली है, ये डराने वाली है। पूरी खबर क्या है, ऐसा कौन सा हथियार ट्रंप के हाथ लग चुका है जो बहुत खतरनाक हो सकता है, जो सब कुछ बदल सकता है। चलिए जानकारी आपके सामने फटाफट ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं। अमेरिकी सेना की वेनेजुएला में जो कार्रवाई हुई उसको लेकर चौंकाने वाली जानकारी अब सामने आ गई है। वेनेजुएला गई सेना ने एक रहस्यमय हथियार का इस्तेमाल किया था, इसको लेकर डिटेल्स हैं। इस खतरनाक हथियार से वेनेजुएला के जो सैनिक थे वो घुटनों पर आ गए, उनकी नाक से खून बहने लगा, वो खून की उल्टी करने लगे। क्या था ये? लोगों ने बताया कि सेना ने रहस्यमयी सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया था, सोनिक वेपन, जिससे वेनेजुएला के सैकड़ों सैनिक गिरकर बेहोश हो गए। कुछ समझ लीजिए आप, ऐसा ही दिखता होगा सोनिक वेपन। इस हथियार की वजह से वेनेजुएला के सैनिक ढेर हो गए, पूरी तरह से धराशायी हो गए। मौके पर जो मौजूद गार्ड्स थे उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है कि ऐसे ही वेनेजुएला के जो राष्ट्राध्यक्ष मदुरो, उन्हें पकड़ कर ले जाया गया। उस गार्ड ने बताया कि हमारे रडार, यानी वहां के वेनेजुएला के जो रडार थे उस वक्त बंद हो गए, ऊपर से ड्रोन्स की भरमार देखी गई। सिर्फ 8 हेलीकॉप्टर्स आए थे, सिर्फ 8 हेलीकॉप्टर्स अमेरिका के, जिसमें मुश्किल से 20 सैनिक उसमें सवार थे, और वो इतने एडवांस थे कि सैकड़ों सैनिकों के हथियार ही बेकार हो गए उस सोनिक वेपन के आगे। अचानक उन्होंने कुछ लॉन्च किया और एक बहुत तेज ध्वनि तरंग जैसी लोगों के कानों में पहुंचने लगी, यानी ये वेपन साउंड से ऑपरेट होता था, कुछ ऐसा ही होता होगा। इससे सैनिकों के दिमाग में बहुत तेज धमाके होने लगे, यानी अनबेरेबल साउंड होगा उसका, जो सैनिक कान पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गए। सब जमीन पर गिर पड़े, किसी के अंदर खड़े होने की ताकत नहीं रही। और ये एक ऐसा हथियार था जिसके बारे में सेना को कुछ पता ही नहीं था, बिल्कुल जानकारी नहीं थी। अब अंदाजा जो लगाया जा रहा है कि एक लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस था। अब या फिर ये भी हो सकता है कि एडवांस डायरेक्टेड एनर्जी वेपन हो सकता है। तो ये अभी अंदेशे चल रहे हैं, जो ध्वनि तरंगों या माइक्रोवेव से दुश्मन को लकवा मार देता है। साउंड का इस्तेमाल होता है इसमें। अमेरिका के पास दशकों से ऐसे हथियार हैं जिनका सीक्रेटली इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन युद्ध में पहली बार इस तरह के इस्तेमाल की खबर है। कहा जा रहा है कि वेनेजुएला पर यही वेपन इस्तेमाल किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में इसे हैवाना सिंड्रोम जैसे हमलों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब आप समझ गए कि ये किस तरह के हालात बने होंगे उस वक्त, ये साउंड वेपन कितना ज्यादा भयंकर रहा होगा कि कुछ कर ही नहीं पाए वेनेजुएला के सैनिक, और मदुरो उनके साथ चले गए। मतलब क्या ट्रंप बिना गोली बिना बोली के ही दुश्मन देश की सेना को पस्त कर सकते हैं? और अगर ऐसा मुमकिन है तो ये ट्रंप के सनकी कैरेक्टर को लेकर कितना खतरनाक हो सकता है। रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी से हमने समझा, आप सुनिए उन्हें। सोनिक वेपन या अल्ट्रासोनिक वेपन ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और वो साउंड इतनी कंसंट्रेटेड होती है कि उससे दुश्मन निष्क्रिय हो जाता है या इनकैपेसिटेट हो जाता है तुरंत। जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से लेजर बीम को हम कहीं पर फोकस करते हैं, ऐसे ही सोनिक वेपन से भी हम साउंड को फोकस कर सकते हैं या एरिया में ला सकते हैं। जब गलवान के अंदर जानकारी मिली थी कि चाइना ने भी
इसी तरह के वेपन्स का इस्तेमाल किया था, जैसा वेनेजुला में मादुरो को पकड़ने के लिए उसके जो क्यूबन गार्ड्स थे उनको निष्क्रिय करने के लिए अमेरिकन फोर्सेस ने किया। और ये वेपन कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं है, ये ज्यादातर आर्मीज के पास होते हैं। देखिए, अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साइलेंसर लगाकर खामनेई का सरदर्द बढ़ा रहे हैं, तो वहीं खामनेई भी सियासत की ढाई चाल चल दी है। खामनेई ने ईरान की सड़कों पर अपने समर्थकों को उतार दिया है। ये माहौल बदलने की कोशिश है या ट्रंप से बचने का नया पैंतरा, आगे बताएंगे आपको। फिलहाल आप इस तस्वीर को गौर से देखिए, कैसे खामनेई के समर्थक अब सड़कों पर हैं। खामनेई के लिए सड़कों पर निकला ये जन सैलाब कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि ये सब सुनियोजित है। आप तस्वीरों में इस भीड़ के बीच ईरान के राष्ट्रपति को भी देख सकते हैं। मतलब ईरान के सुप्रीम कमांडर की इमेज साफ करने के लिए अब खुद राष्ट्रपति ने मोर्चा संभाल लिया है। आप इस तस्वीर में देखिए, ये हालत है, पेजेश्कियान आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी अब इस तरह की स्थिति आ गई कि खामनेई को बचाने के लिए उन्हें उतरना पड़ा। आप देखिए, आप समझ पा रहे होंगे, भारी भीड़ है और उसमें आपको राष्ट्रपति भी नजर आ रहे हैं। और देखिए, और इस भीड़ के जरिए दुनिया तक अपना मैसेज फैलाने के जुगाड़ में लगे हैं खामनेई। खामनेई ने पश्चिमी देशों के राजनयिक को भी अपने यहाँ बैठक पर बुला लिया और इसके बाद यूके, जर्मनी, इटली और फ्रांस के इन राजदूतों को तो वीडियोस दिखाए गए, वो वीडियोस दिखाए गए जिसमें प्रदर्शनकारी हिंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा करके ईरान ये साफ कर देना चाहता है कि प्रदर्शनकारी कोई आम लोग नहीं है, बल्कि विदेशी एजेंडे के तहत काम करने वाले उग्रवादी हैं। बैठक करके दिखाया जा रहा है कि ये बाहरी लोग हैं। खामनेई बीते 2 हफ्तों में बने एंटी सरकार नैरेटिव को अब बदल देना चाहते हैं और इसके बीच वो बदला भी लेना चाहते हैं। जहां कुछ लोगों ने खामनेई की तस्वीरों को आग के हवाले किया था, तो वहीं अब खामनेई समर्थक भी नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों में आग लगा रहे हैं। आप देखिए, बिन बुलाए मेहमान बना पाकिस्तान पाला बदलने में जुटा हुआ है। जैसे ही ट्रंप भारी पड़ते हैं, पाकिस्तान उनके पक्ष में हो लेता है, लेकिन जैसे ही खामनेई ने पूरा नैरेटिव बदलने की कोशिश की, तुरंत पाकिस्तान ने भी अपना स्टैंड बदल लिया और खामनेई के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। लेकिन देखिए, पाकिस्तान हो या खामनेई, कोई कुछ भी कर ले, फैसला तो आज होकर रहेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से भविष्य का फैसला करने के मूड में आ गए हैं और उसी पर काम कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। चलिए पूरी डिटेल आपके सामने रख रहे हैं, जानकारी आपको देते हैं कि क्या प्लान ऑफ एक्शन है। दुनिया की नजरें आज वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हुई हैं, आप ये भी समझिए। ट्रंप आज एक बेहद अहम और सीक्रेट मीटिंग करने जा रहे हैं। इसी मीटिंग में सब कुछ तय होगा। इसमें ईरान पर हमले को लेकर कहा जा रहा है कि अहम फैसला लिया जा सकता है। तेहरान की सड़कों पर खामनेई समर्थकों का हुजूम है और समर्थकों का हुजूम देखकर खामनेई ने राहत की सांस तो ले ली है, लेकिन खामनेई दावा भी कर रहे हैं कि दुश्मनों की साजिश को नाकाम कर दिया है। लेकिन ईरान के मुद्दे पर चर्चा के लिए ट्रंप ने क्या किया है, एक सीक्रेट मीटिंग, एक सीक्रेट बैठक बुला ली है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान के साथ बैठक की भी योजना, ईरान के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन चेतावनी भी दे दी है कि उससे पहले भी कार्रवाई हो सकती है। वेनेजुएला जैसी सैन्य कार्रवाई के कोई संकेत फिलहाल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बैठक में तो कुछ भी हो सकता है। ट्रंप की धमकियों का मकसद ईरानी शासन को सीधे सीधे झुकाना है। परमाणु संवर्धन या मिसाइलों की रेंज जैसे मुद्दे पर रियायतें मिले, इस पर फोकस है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कसम खाई है कि अगर खामनेई नहीं झुके
तो वो ईरान पर हमला भी कर सकते हैं। इससे भी, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कर दिया है कि उनका देश बातचीत और युद्ध दोनों के लिए तैयार है, यानी ईरान वेल प्रिपेयर्ड है, दोनों ही कंडीशंस में वो सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन आप ये भी समझिए कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप बैठक ले रहे हैं, इस बैठक में क्या फैसला ले सकते हैं, इसका एक हिंट व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने दिया है, जिनका कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुत सारे विकल्प खुले हैं। मतलब आज की रात ईरान के लिए भारी पड़ सकती है। क्या कहा है लेविट ने, सुनिए। I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many options that are on the table for the commander-in-chief. Diplomacy is always the first option for the president. He's told all of you last night that what you're hearing publicly from the Iranian regime is quite differently from the messages the administration is receiving privately, and I think the president has an interest in exploring those messages. However, with that said, the president has shown he's unafraid to use military options if and when he deems necessary, and nobody knows that better than Iran. और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें, जहां आपको बताएं कि ईरानी संसद के स्पीकर ने ट्रंप को चेतावनी दे दी है। स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोल रहे हैं कि हम इमाम हुसैन की कौम हैं, हम इंतजार भी कर रहे हैं और पूरी तरह तैयार भी हैं। बाकिर कह रहे हैं कि आइए और देखिए आपके सभी संसाधन कैसे तबाह होंगे। अमेरिकी ठिकाने, जहाज और सेनाएं, सबको अंजाम भुगतना होगा। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ईरानी संसद के स्पीकर क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। तो सरदार मुकावमत रा शहीद करदी कि बे इस्तिलाह मुकावमत रा नाबूद कनी। अब ये ईरानी भाषा में बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इंतजार करिए और देखिए आपके सारे संसाधन कैसे तबाह होंगे, आइए और देख लीजिए। यानी सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं जो ईरान के स्पीकर हैं। ईरान के स्पीकर की यह खुली धमकी उस जन समर्थन के बाद आई है जहां आवाम का एक हिस्सा खामनेई के समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन यह समर्थन कितना असली है या नकली, आगे बताएंगे। उससे पहले आप इन खामनेई समर्थकों के बयान भी सुन लीजिए। این پرچم هویت ماست، عشق ماست، ایمان ماست، زندگی ماست. ما با این پرچم زنده ایم، با زیر این پرچم داریم زندگی میکنیم. کی میخواد این آتش بزنه؟ ما راستش از خیلی سالهای پیش توی کربلا حتی دیدیم کسانی که قرآن سر نیزه زدن و با قرآن جنگیدن و سرنگون شدن. مزدور خیلی هم میتونن باشن. هر کسی که به مملکت داره خیانت میکنه به نظرم مزدوره. مزدور اونیه که انسانیتشو میفروشه، وطنشو میفروشه، حیثیتشو میفروشه، ناموس براش مهم نیست. مزدور انسان مضریه که بدونی که خودش بفهمه سرباز بیجیر مواجب اسرائیل میشه. سرباز بیجیر مواجب اسرائیل نشو. خواستار همه ما مردم از مسئولین هستش که در کنار شنیدن صدای معترضین با کسانی که قصد برهم زدن امنیت عمومی و جریحه‌دار کردن احساسات این مردم عزیز رو دارن به شدت و با جدیت برخورد بشه. خواستار از همه نهادهای امنیتی و قضایی دارم که همه این مزدوران و همه کسانی که به جان مردم تجاوز کردن، مظلومانه مردم رو در واقع शहादत रसूंदन همشون رو به اشد مجازات. देखिए, ईरान की आवाम अब दो धड़ों में बट चुकी है। एक तरफ है प्रो खामनेई आवाम और दूसरी तरफ है एंटी खामनेई आवाम। और यही वजह है कि अब ईरान की सड़कों पर आप तस्वीर देखिए, खामनेई के लिए आवाम से ही लड़ती दिखाई दे रही है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ खामनेई के समर्थक और विरोधी आपस में भिड़ गए हैं। आप जरा देखिए। लेकिन आप जानते हैं इन सब के बीच खामनेई ने कैसे सबसे बड़ा गेम खेला है। ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ी डिटेल इस पर भी दे देते हैं कि क्या गेम खेला है। ईरान में अब हिंसा के बीच नैरेटिव वॉर शुरू हो गई है। देश में बीते 100 घंटे से ज्यादा समय से इंटरनेट बंद है, इंटरनेट ही नहीं चल रहा है ईरान में। और इन सब के बीच खामनेई शासन ने स्टारलिंक भी बंद कर दिया। आपको याद है ना कि एलन मस्क ने ऐलान किया था कि फरवरी तक स्टारलिंक के जरिए नेट देंगे और फ्री रहेगा, उसको भी बंद कर दिया।
और स्टारलिंक बंद करने के बाद अब नैरेटिव गेम शुरू हो गया ईरान में। सरकार ने समर्थकों को सड़कों पर उतारकर शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इन रैलियों में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन खुद शामिल हुए। हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई। इन रैलियों की तस्वीरें सरकार टीवी से लाइव दिखाई गई। लाइव तस्वीरों को दिखाकर दावा किया गया कि खतरा टल गया, सब कुछ ठीक हो गया है। खामनेई ने इस रैलियों को लेकर एक लिखित संदेश भी दिया। कहा कि इन सभाओं ने विदेशी ताकतों की जो योजना है उसे फेल कर दिया। वो बोल रहे हैं कि विदेशी ताकतों ने घरेलू भाड़े के सैनिकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे अमेरिकी राजनेताओं के लिए एक चेतावनी भी बताया और कहा कि वो जल्द से जल्द अपना छल बंद कर दें। लेकिन भले ही खामनेई जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन मानवाधिकार संगठनों के आंकड़े भयावह हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शन के बीच अब तक 648 लोगों की मौत हुई है और ये तो आधिकारिक आंकड़े, हो सकता है इससे ज्यादा हो। अनुमान है कि 10,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और ये जो दबाने की कोशिश है इसमें खामनेई कितने सफल होंगे, देखिए ये अभी बहुत ज्यादा सोचने की बात है, क्योंकि अमेरिका भी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। ईरान में इंटरनेट बंद करने के बाद अब खामनेई सरकार ने सरकारी मीडिया पर ये तस्वीरें लाइव दिखाना शुरू कर दिया है और इन तस्वीरों को दिखाकर खामनेई दावा कर रहे हैं कि ईरान में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। आप देखिए जरा, पर वही चल रहा है जो खामनेई चाह रहे हैं। इंटरनेट उन्होंने बंद कर दिया। जो विरोध वाली तस्वीरें हैं वो सरपास करके अब समर्थन वाली तस्वीरें टीवी पर सरकारी माध्यम से चलाई जा रही हैं। खामनेई सरकार को लगता है कि इंटरनेट बंद कर सरकारी मीडिया के जरिए वो इस आंदोलन को ध्वस्त कर देंगे, लेकिन लोगों ने भी हार नहीं मानी है। लोगों को जो उनका प्रदर्शन है, उनका जो गुस्सा है वो दिखाई दे रहा, अभी भी जारी है। सड़कों पर हुजूम नजर आ रहा है। ये इस्फहान की तस्वीर है जहां कल रात प्रदर्शनकारियों ने खामनेई के विरोध में जमकर नारे लगाए, आगजनी भी की है। और देखिए ये सिर्फ एक जगह की तस्वीर नहीं है, क्योंकि तेहरान से शुरू हुआ ये विरोध अब पूरे देश में फैल चुका है। लोग इस्लामिक शासन को ढहा देना चाहते हैं और ये लड़ाई आजादी की लड़ाई बन चुकी है, जहां जनता तख्ता पलट करने पर उतारू। और देखिए इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए खामनेई अब वो करने जा रहे हैं जो उन्हें बहुत भारी पड़ सकता है। दरअसल विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए खामनेई प्रदर्शनकारियों में शामिल रहे एक 26 साल के युवक, आप तस्वीर देख रहे हैं इनकी, जिनको फांसी की सजा देने जा रहे हैं। ये इसी युवक की तस्वीर है जिसे खामनेई के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। कौन है ये पूरी डिटेल हम आपको देंगे, लेकिन इसकी खता सिर्फ ये है कि उसने प्रदर्शन किया है, आवाज उठाई है। खामनेई प्रदर्शनकारियों से किस तरह बदला ले रहे हैं, कैसे एक युवक को फांसी पर लटका देना चाहते हैं, पूरी डिटेल इससे जुड़ी आपकी ग्राफिक्स के जरिए आपको दे देते हैं। देखिए इरफान सुल्तानी, जिस शख्स की फोटो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, इरफान सुल्तानी है, 26 साल के हैं, जो तेहरान के पास कराज इलाके के निवासी हैं। उन्हें खामनेई का विरोध करने के चलते पहले गिरफ्तार किया गया। आरोप लगाया गया कि खुदा के खिलाफ आपने युद्ध छेड़ा है, यानी खामनेई खुदा के बराबर है, उनके खिलाफ युद्ध छेड़ा है, जो ईरान में मौत की सजा वाला अपराध है। खबर है कि उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी की तारीख 14 जनवरी यानी कल की तय की गई है, ऐसा बताया जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन से जुड़ी पहली फांसी मानी जा रही है। परिवार को 11 जनवरी को इसकी सूचना दे दी गई। सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात की इजाजत मिली परिवार को। कोई वकील नहीं दिया गया सुलेमानी को, ना सुनवाई हुई। उनकी बहन को भी केस फाइल देखने से रोक दिया गया। मानवाधिकार संगठन इसे फास्ट ट्रैक सजा मानते हैं, जिसका मकसद डर फैलाकर प्रदर्शनों को रोकना है, क्योंकि एक प्रोटेस्टर को ऐसी सजा दी जा रही है तो दूसरे के लिए भी तैयारी है। खामनेई डर दिखाकर ईरान में प्रदर्शनकारियों को रोकना चाहते हैं, तो वहीं अमेरिका में कुछ अलग ही चल रहा है। दरअसल अमेरिका में ट्रंप के रक्षा मंत्री एलन मस्क के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। आपको जरा हम तस्वीर दिखाते हैं, जहां अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने मशहूर उद्योगपति एलन मस्क से मुलाकात की है। तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि जो मुलाकात की तस्वीर आप ये देखिए, तस्वीर देखिए जहां हेग्सेथ की मुलाकात हुई है एलन मस्क से। आप दोनों को देख रहे हैं, एक उद्योगपति और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ। इन मुलाकातों की तस्वीर जब बाहर आने लगी है तो लोगों की भी जब चर्चा तेज हो चुकी है कि क्या ईरान के खिलाफ इस जंग में एलन मस्क भी उतरने वाले हैं, क्योंकि खामनेई और एलन मस्क की जुबानी जंग तो पूरी दुनिया ने देखी है। ऐसे में क्या अब ये जंग आमने सामने की होने वाली है? एलन मस्क सीधे सीधे ईरान के खिलाफ खड़े होने वाले हैं? ये सवाल सभी के मन में चल रहा है। क्या एलन मस्क अब सीधे
जंग वाले मोड में आ चुके हैं, क्योंकि आपको याद है ना कि स्टारलिंक के लिए भी उन्होंने ऐलान किया ईरान के लिए। वो चाहते तो नहीं करते, लेकिन ऐसे मौके पर जब अमेरिका कड़ाई कर रहा है, इंटरनेट बंद किया जा रहा है, तब उन्होंने स्टारलिंक के लेकर ऐलान कर दिया। और अब कयास लगाने के पीछे की वजह भी है, बता देते हैं आपको। वो बयान है जो अमेरिका के रक्षा मंत्री की तरफ से ही दिया गया है, जिसमें उनका कहना है कि एलन मस्क की कंपनी अब अमेरिका के साथ काम करेगी। आप सुनिए। We're excited to announce the next frontier AI model company to join GenAI.mil, and that is Grok from xAI, which will go live later this month. Very soon, we will have the world's leading AI models on every unclassified and classified network throughout our department. Long overdue. तो पीट हेग्सेथ को आपने सुना, अब आपने सुन लिया, लेकिन इसका अर्थ क्या है, इस बयान का अर्थ क्या है? अमेरिका तो पहले भी एलन मस्क के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग रही, फिर बॉन्डिंग टूटी, अब फिर से बात हो रही है कि बॉन्डिंग बनेगी। होने क्या जा रहा है? चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको इस पर थोड़ी डिटेल दे देते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बड़ा बयान दिया, हमने अभी आपको बयान सुनवाया। मस्क का AI चैटबॉट पेंटागन नेटवर्क का हिस्सा होगा। अब AI चैटबॉट क्या है? ग्रोक आपको याद है ना, ट्विटर में होता है, और ग्रोक के साथ गूगल का जो जेनरेटिव AI इंजन भी अब इंटीग्रेशन में काम करेगा। इसका मकसद अमेरिकी सेना के ज्यादा से ज्यादा डेटा को AI सिस्टम में डालकर उसे ज्यादा ताकतवर बनाना है, ज्यादा फंक्शनल बनाना है। हेग्सेथ ने यह बात टेक्सास में दिए भाषण के दौरान कही है और बोला है कि सबसे एडवांस AI पेंटागन नेटवर्क में जुड़ेंगे, चाहे वो अनक्लासिफाइड हो या क्लासिफाइड हो। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसे एक बहुत अहम कदम बताया। हेग्सेथ के मुताबिक आने वाले समय में AI सैन्य फैसलों को लेकर, ऑपरेशंस को लेकर रणनीति का अहम हिस्सा बनने वाला है, यानी डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। और ग्रोक इसी महीने के अंत तक डिफेंस डिपार्टमेंट में लाइव होगा पेंटागन में। यूएस सेना से जुड़ा सभी जरूरी डेटा AI के लिए उपलब्ध होगा, जिससे बेहतर प्लानिंग हो सके। इसमें खुफिया एजेंसियों के डेटाबेस का डेटा भी इंक्लूड किया जाएगा, उसे भी शामिल किया जाएगा। उनका कहना है कि AI उतना ही बेहतर होता है जितना उसको जानकारियां मिलती हैं, जितना अच्छा डेटा उसे मिलता है, तो इसी पर काम होगा। और पेंटागन के पास पिछले 20 सालों के युद्ध और खुफिया इनपुट्स हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। ऑपरेशन का बहुत मजबूत डेटा उनके पास डंप पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में पड़ा हुआ है, लेकिन अब उसे AI के साथ इंटीग्रेट करके उसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करने की तैयारी। तो अब आप समझ रहे हैं, जब ट्रंप के साथ एलन मस्क भी मिल जाएंगे, AI का इस्तेमाल होगा, तो इंटीग्रेशन के साथ और बड़े पैमाने पर बड़े फैसले, सैन्य फैसले लिए जा सकेंगे। और देखिए, ईरान पर तो ट्रंप की टेढ़ी निगाह है ही, लेकिन इसका असर अब भारत पर भी पड़ सकता है। कैसे भारत को नुकसान की आशंका है, आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के इस पैतरे की काट खोजनी कैसे शुरू कर दी है, क्या है वो काट, वो डिटेल भी देंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि ट्रंप ने ईरान पर जो चाबुक चलाया, उसका असर भारत पर कैसे पड़ेगा। तो देखिए, ये ट्रंप का नया फरमान है जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। ट्रंप ने उन देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने वाले हैं जो ईरान के साथ खासकर व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे। मतलब जो भी ईरान के साथ व्यापार करेगा, कोई भी देश हो, उसे अमेरिका के साथ कारोबार करने पर 25% जो टैरिफ लगा हुआ है उसके साथ जोड़ लीजिए, 25% और देना होगा। और यह फैसला भारत पर भी लागू होगा, क्योंकि भारत और ईरान सालों से साथ कारोबार करते आए हैं। ऐसे में ट्रंप का यह फरमान भारत की भी मुश्किलें बढ़ा सकता है, लेकिन हमारे पास इसकी भी तैयारी है। और ट्रंप के इस फरमान के बाद भारत पर अमेरिका की तरफ से लगाया गया टैरिफ 75% हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि लगाया तो 25 था, तो फिर 75% कैसे हो गया? चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपके सामने रख रहे हैं, जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले देखिए, अमेरिका ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। अब रेसिप्रोकल क्या होता है? यानी जितना भारत ने अमेरिका सामान पर टैरिफ लगाया, उतना ही अमेरिका ने भारतीय सामान पर लगा दिया। इसके बाद ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के बाद पर एतराज जताते हुए 25% टैरिफ और थोप दिया था। यानी भारत पर अमेरिकी टैरिफ बढ़कर कितना हो गया? 50%। अब ईरान से कारोबार के नाम पर ट्रंप ने 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कही है, तुगलकी फरमान सुना दिया है। यानी कुल मिलाकर भारतीय सामान पर अमेरिका में 75% टैरिफ लागू हो जाएगा। और समझिए, और इस ट्रंप के इस टैरिफ को अपना ब्रह्मास्त्र मानकर ट्रंप चल रहे हैं। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पॉलिसी के तहत उन्होंने दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी थी। आपको याद होगा क्या कहा था उस वक्त, एक बार सुनवा देते हैं।
On trade, I have decided for purposes of fairness that I will charge a reciprocal tariff, meaning whatever countries charge the United States of America, we will charge them, no more, no less. In other words, they charge us a tax or tariff, and we charge them the exact same tax or tariff. Very simple. Nobody knows what that number is unless you go by the individual country. You can see what it is. और देखिए, ट्रंप ने ये टैरिफ वाला जो दांव है रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ही चला था। ट्रंप ने रूस पर भी टैरिफ चलाया था ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करके यूक्रेन के खिलाफ जारी हमलों में कमी लाई जा सके, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था क्योंकि पुतिन इसके लिए पहले से ही तैयार थे। हालांकि ट्रंप का यह भरोसा नहीं डगमगाया कि वो टैरिफ से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख सकते हैं। यही कोशिश वो ईरान के साथ कर रहे हैं। ईरान में महंगाई चरम पर है और ऐसे में उसके कारोबारी साझेदारों को उससे दूर करके ट्रंप वहां इस आग को और भड़काने की जुगत में लग गए। लेकिन इसकी आंच भारत पर भी पड़ सकती है क्योंकि भारत और ईरान के बीच सदियों से अच्छी दोस्ती मानी जाती है। दोनों देशों के बीच हमेशा मधुर संबंध रहे। ग्राफिक्स के जरिए आप ये भी समझिए कि किस तरह के संबंध रहे, डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। देखिए, भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने संबंध हैं। दोनों देश सांस्कृतिक, आर्थिक और वैचारिक रूप से एक दूसरे का सम्मान करते रहे हैं। मुगल वास्तुकला और उर्दू भाषा में फारसी का प्रभाव शुरू से रहा है। इसके अलावा भारत में जो पारसी समुदाय के लोग हैं वो मूल रूप से ईरान से ही भारत आए थे। मुगलों के वक्त से ही भारत और ईरान से जो हमारे रिलेशन है, अच्छे संबंध रहे। दोनों देशों के बीच सिल्क रूट दुनिया में कारोबार की मिसाल के तौर पर देखा जाता है। 2024-25 में भारत और ईरान के बीच करीब $1.68 बिलियन का कारोबार हुआ था। तो ये मोटा मोटा आंकड़ा है जो 2024-25 का हमने आपके सामने रखा। और देखिए, और यही जो आंकड़े हैं ना, ये ट्रंप को खल रहे हैं क्योंकि वो किसी भी कीमत पर ईरान को झुकाना चाहते हैं, उसे घुटने पर लाना चाहते हैं। अमेरिका ने ईरान पर ना जाने कितने प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन ट्रंप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए वो अब उन देशों पर टैरिफ का चाबुक चला रहे हैं जिनके ईरान से रिश्ते हैं, यानी वो ईरान की सप्लाई चेन को काटना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप? इस पर काम कर रहे हैं। अब देखिए, भारत की बात कहां आती है। असल में भारत और ईरान व्यापार के क्षेत्र में बड़े पार्टनर्स हैं। दोनों देशों के बीच कई चीजों का आयात निर्यात होता है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं दोनों देशों के बीच किन किन चीजों का कारोबार होता है। फटाफट जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि भारत ईरान से क्या लेता है। पेट्रोलियम, गैस और पेट्रोलियम को, खजूर लेता है, रसायन लेता है, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स लेता है, कांच का सामान भी लेता है। अब भारत ईरान को क्या बेचता है ये भी जान लीजिए। देखिए, बासमती चावल बेचता है, सोयाबीन से बना सामान देता है, चाय, चीनी, ताजे फल, दवाइयाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मांस, दालें, ये तमाम चीजें भारत ईरान को देता है। अब ये आप समझ गए कि कारोबारी रिश्ते कितने मजबूत हैं। और ट्रंप की एक बड़ी परेशानी चाबहार प्रोजेक्ट भी है। ये वो प्रोजेक्ट है जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि कई देशों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है, क्योंकि ये जो चाबहार रूट है ये भारत को सीधे यूरोप के देशों तक व्यापार करने का रूट देगा। ईरान ने अपने इस बंदरगाह को 10 साल के लिए भारत को लीज पर दिया है। 2024 में दोनों देशों के बीच इस पर समझौता हुआ था, यानी इससे भारत को यूरोप और एशिया के बाकी देशों तक व्यापार का रास्ता मिलेगा। तो वहीं ईरान को भी इससे बहुत फायदा पहुंचेगा। ये भी अमेरिका को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि इससे यूरोप का बाजार पूरा खुल जाएगा, एशिया में अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। और ये कैसे पसंद आएगा अमेरिका को कि उनके बिना कोई देश आगे बढ़ जाए। और यही वजह है कि वो चाह रहे हैं कि ये भी ना हो। तो इसी वजह से ट्रंप की बौखलाहट है। चाबहार प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ी आपको डिटेल दे देते हैं, जानकारी आपके सामने रख देते हैं। देखिए, चाबहार असल में ईरान का एक शहर है और वहां के शाहिद बेहशती बंदरगाह पर भारत का कंट्रोल है। आप समझिए, इसे भारत को 10 साल की लीज पर दिया गया है। 2024 में इस मुद्दे पर ईरान और भारत के बीच डील हुई थी, समझौता हुआ। चाबहार भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के लिए बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। भारत चाबहार से उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व्यापार के रास्ते खोल देना चाहता है। चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 7200 किलोमीटर का मल्टी मॉडल नेटवर्क है। इसमें समंदर, रेल लाइन, सड़क मार्ग भी शामिल है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये प्रोजेक्ट भारत को ईरान से आगे कैस्पियन सागर होते हुए रूस और यूरोप से जोड़ देगा। समझ
सोचिए कनेक्टिविटी कितनी बड़ी हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीधे यूरोप और रशिया तक ये जोड़ देगा। तो अब आप सोचिए कि इससे भी अमेरिका को दिक्कत होना लाजमी है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि उसकी पकड़ किसी भी देश से छूटे, और जब सीधा कनेक्ट होगा तो अमेरिका साइड हो जाएगा, और यही टेंशन की वजह है। यानी आप ये समझिए कि भारत ने अपनी तैयारी पहले ही पुख्ता कर रखी है, और इसी वजह से ट्रंप के इस टैरिफ वाले चाबुक के आगे भारत नहीं झुका। ट्रंप ने पहले रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, फिर रूस से तेल ना खरीदने की चेतावनी दी थी, अब ईरान की दोस्ती पर नजर गड़ाए बैठा है। लेकिन भारत का रवैया तब भी साफ था, अब भी साफ है। भारत ने कह दिया था कि हम अपने फायदे का सौदा करेंगे, जहां से तेल सस्ता मिलेगा वहीं से खरीदेंगे, जहां हमारे उत्पादों के महंगे दाम मिलेंगे वहां उन्हें बेचेंगे, और इससे भारत को फायदा ही हुआ है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि फायदा हुआ है? ट्रंप के इस टैरिफ वाले चाबुक के बावजूद भारत मजबूत खड़ा है, और आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि भारत का कारोबार घटने के बजाय उल्टा बढ़ गया है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। देखिए पिछले साल नवंबर में अमेरिका में भारत का निर्यात 19% बढ़ा। भारत का व्यापार घाटा भी 41.7 बिलियन डॉलर से घटकर 24.5 बिलियन डॉलर पर आ गया। नवंबर में निर्यात बढ़कर 22.6% तक चला गया। अकेले नवंबर में ही भारत ने 73.99 बिलियन डॉलर का निर्यात किया। भारत ने अपने 20 में से 14 कारोबारी साझेदारों के साथ रिश्ते और मजबूत किए, और इस दौरान भारत ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रत्न, आभूषण और रेडीमेड कपड़ों का निर्यात धड़ल्ले से किया है। तो आप समझ रहे हैं, चाहे जितना भी जुगत लगा लिया हो ट्रंप ने, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि और बेहतर स्थिति हुई। और भारत ने ट्रंप की इस मनमानी का तोड़ खोजना शुरू कर दिया है। भारत अब चीन के साथ अपने कारोबारी रिश्ते मजबूत करने पर बहुत जोर दे रहा है। एक दिन पहले ही चीन के डेलीगेशन ने दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पहुंचकर बीजेपी के नेताओं के साथ आप तस्वीर देख रहे हैं, मुलाकात की है। ये एक दिन पहले की तस्वीर है। यानी हम काम करना शुरू कर चुके हैं। हमारा आगे का विजन क्या है? भारत सरकार का विजन बहुत आगे तक का है। खबर है कि भारत की तरफ से NSA अजीत डोभाल के दौरे पर जाने की जानकारी मिल रही है। वो चीन जाने वाले हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि दोनों के बीच सीमा के मुद्दे पर तो बात होगी ही, साथ ही एशिया के आर्थिक चक्रव्यूह के मुद्दे पर भी सहमति बन सकती है। चीन की शिकायत है कि उसके FDI यानी कि विदेशी निवेश को भारत में मंजूरी मिले, लेकिन भारत की शर्त है कि वो तब तक उसे मंजूरी नहीं देगा जब तक सीमा पर शांति नहीं स्थापित हो जाती। तो अब जब मुलाकात होगी तो आप समझिए बहुत कुछ हो सकता है। और देखिए, भारत और चीन की नजदीकी के पीछे सबसे बड़ा हाथ माना जा रहा है रशिया का। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई मंचों पर, आप यहाँ तस्वीर देख रहे हैं, ये संकेत देते आए हैं कि अमेरिका की दादागिरी का जो अगर मुकाबला करना है तो उसके लिए रूस, भारत और चीन, इन तीनों देशों को एक साथ आ जाना चाहिए। पुतिन वो गारंटी है जिस पर भारत भी भरोसा करता है और चीन भी, और उनका विजन है कि अगर तीनों देश एक साथ आ गए तो एशिया की ताकत अमेरिका से कई गुना बढ़ जाएगी। इसी वजह से वो RIC यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना गठबंधन को जमीन पर उतारना चाहते हैं, और उसकी पहल तस्वीरों में आप देख रहे हैं, फाइल शॉट्स में। और देखिए, इसकी एक झलक हमने ब्रिक्स में देखी थी। ब्रिक्स में ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां ये तिकड़ी एक साथ इंगेज करती हुई, बात करती हुई दिखाई दी। भारत, रूस और चीन की तिकड़ी अमेरिका के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। उस पर भी खास तौर पर भारत का रूस और चीन के साथ खड़े होना अमेरिका की जमी जमाई बिसात को उखाड़ फेंकेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शुमार हैं, और ये बात अमेरिका के सांसद भी कई बार कह चुके हैं। आप भी सुनिए। Minister Modi, and this is no surprise to anybody here, is the most influential politician maybe ever in India. Definitely one of the most beneficial. Probably the most influential person in India since Gandhi. He is humble. The people that all knew him before he became the prime minister talked about him staying and sleeping on their floor when he came to visit. And when I was talking to him at a luncheon in India, in New Delhi, he was actually talking about he does not trust a politician that has not traveled from north to south or south to north on the main train coach. Once again, because he believes that if you're a man of the people, you have to meet the people. You have to experience the diversity and the breadth and the score of what India is, and that is its people. And he is a man of the people, no doubt about it.
और चलिए अब बात करेंगे पाकिस्तान की, जो दलाली के पैसे से कर्जा उतारने का ख्वाब पाले बैठा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का मानना है कि दुनिया उनके JF-17 लड़ाकू विमान को खरीदने के लिए लाइन लगाए बैठी है, लेकिन सच्चाई क्या है आपको बताएंगे। दुनिया पाकिस्तान के इस खटारा विमान को खरीद रही है या फिर भारत के हथियारों को, पूरी डिटेल देने जा रहे हैं आपको। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की एक खुशफहमी जो सामने आई है वो पूरी जान लीजिए। ख्वाजा आसिफ वो पूरी तरह से ये कह रहे हैं, अपने बड़बोलेपन में माहिर हैं। उन्होंने फिर से दोहराया कि JF-17 खरीदने के लिए जो चाइना का विमान है, वो फेल्ड विमान जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिसे हमने धो दिया था, उसे पूरी दुनिया खरीदना चाहती है। इनका कहना है कि दुनिया इनके लड़ाकू विमान की दीवानी हो गई है। लेकिन सच्चाई क्या है आपके सामने हम डिटेल रखते हैं, पहले आप उन्हें सुन लीजिए। हमें इस वक्त जितने ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि जहाज हमारा टेस्ट हो गया है ना, वो ऑर्डर मिल रहे हैं, हो सकते हैं हमें IMF की जरूरत ना पड़े 6 महीने के बाद जो है। अच्छा जी बिल्कुल, मैं आपको कॉन्फिडेंस 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद जो है, अगर वो ऑर्डर सारे मटेरियलाइज हो जाते हैं, हमें IMF की जरूरत ना पड़े, हम हाथ जोड़ के उनसे माफी मांग के जो है आराम से अपने वसाइल के मुताबिक जो है जिंदगी बसर करेंगे। देखिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान है उसका ये JF-17 धराशायी हो गया था, सारी हवा निकल गई थी। पाकिस्तान ये भूल जाता है कि उसके इन विमानों का कचूमड़ हमने निकाल दिया था। भारत के पास इसका ब्रह्मास्त्र है। भारत के वो कौन से 3 अस्त्र हैं जिनकी डिमांड दुनिया में अब बहुत तेजी से बढ़ गई है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं, क्योंकि ये तो सच्चाई है जो हम बता रहे हैं। कहानियां पाकिस्तान में सुनाई जाती है, हम सच्चाई बताते हैं। जान लीजिए, सबसे पहली चीज तो है ब्रह्मोस मिसाइल। इसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है और ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने इसका जलवा देख लिया है। पाकिस्तान को भी याद ही होगा कैसे उसकी हवा टाइट हो गई थी ब्रह्मोस के नाम से। दूसरा ब्रह्मास्त्र है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी ड्रोन की बगिया उगेड़ दी थी। भारत के सुदर्शन चक्र का ये एक अहम हिस्सा है। ATAGS यानी एडवांस टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, भारतीय सेना ने इस ATAGS का आधिकारिक नाम अमोक रखा है और ये एक देसी 155 mm52 कैलिबर की तोप है जिसे DRDO ने बनाई। ये तोप 48 किलोमीटर तक गोले दागने में सक्षम है और ये तोप लगातार 60 मिनट में 60 गोले दाग सकती है और इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में सिर्फ 90 सेकंड्स का ही वक्त लगता है। तो आप समझ गए, ये जो हमारे हथियार हैं इनसे किसी का मुकाबला नहीं है और पाकिस्तान भले ही बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन सच्चाई पूरी दुनिया जानती है। रुक रहे हैं प्रहार में एक छोटे से ब्रेक, जल लौट रहे हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।